हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। एक बेटी के पिता होने के बाद भी तुम दूसरे पिता का दुख कैसे न समझ सके। मधु एक बहुत ही हंसमुख लड़की है। जो उसे देखता उसे मिलता उसकी तारीफ करता नहीं थकता था। घर के सारे कामों में निपुण। हाँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि उसके पापा अकेले कमाने वाले 3 बेटियों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी मधु थी। चाहते थे जल्दी से उसके हाथ पीले हो जाए, ताकि फिर छोटी बेटियों का भी कर सकें। आज मधु के चाचा उसके लिए संजय का रिश्ता लेकर आए थे। वह उनके साले की साली के देवर का बेटा था। उन्होंने लड़के की फोटो दिखाई तो लड़का सबको ठीक लगा। चाचा बोले पैसे की कोई डिमांड नहीं है, बस उन्हें लड़की संस्कारी चाहिए। तो मैंने सोचा हमारी मधु से बढ़िया कौन होगा। लड़के की हलवाई की दुकान है, पर पूरा दिन ग्राहक रहता है। मधु के पापा गोपाल कहने लगे, राजू तुम लड़के वालों के सामने बात चलाओ और मधु की फ़ोटो दे देते हैं। राजू जाकर लड़की वालों को मधु की फ़ोटो दिखाता है तो सबको लड़की पसंद आ जाती है। तो मधु के चाचा 2 दिन बाद उन्हें अपने घर पर आने का निमंत्रण दे देते हैं। 2 दिन बाद लड़के वाले मधु के घर पर आते हैं। मधु और संजय एक दूसरे को देखते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लड़के वालों के विदा होने के बाद गोपाल जी अपने छोटे भाई से कहते हैं, तुमने उन्हें मधु की बीमारी के बारे में तो बता दिया था। तो वह झूठ बोल देता, हाँ भैया मैंने सब बता दिया। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। गोपाल जी और मधु की माँ राजरानी दोनों बहुत खुश थे कि बेटी की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। उधर मधु की सासू माँ ने उसका गृह प्रवेश करवाया। रस्म रिवाज के बाद मधु और संजय को उनके कमरे में भेज दिया गया। मधु ने कमरे में आने के बाद अपना घूंघट हटाया तो देखा कमरा बहुत ही सुंदर सजा रखा था। संजय मधु को कहने लगे, मधु तुम अपने कपड़े बदल लो, इतने भारी लहंगे में परेशान हो गई होगी। तो वह अपने सूटकेस में से कपड़े निकाल कर बाथरूम में कपड़े बदलने चली जाती है और हल्की सी साड़ी पहनकर आ जाती है। संजय कहते हैं थोड़ी देर आराम कर लो। जैसे ही बेड पर लेटती है तो संजय देखते हैं मधु के पीठ पर कुछ निशान से बने हुए हैं। तो वह चौंक जाते हैं और एकदम से मधु पर चिल्लाते हुए पूछते हैं, तुम्हारी पीठ पर निशान कैसे हैं? तुम्हारे घर वालों ने मेरे साथ धोखा किया है। तो मधु सहम कर एकदम से खड़ी हो जाती है। बोलो, जवाब क्यों नहीं देती? मधु कहती है, नहीं शायद आप भूल गए हो, चाचा जी ने सब बता दिया था। वैसे भी इनका इलाज करवा चुके हैं, अब और दाग नहीं होंगे, धीरे धीरे यह भी चले जाएंगे। पर संजय तो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में तमतमाता वो बाहर आकर अपने पिताजी को सारी बात बताता है। तो वे फ़ोन करके मधु के चाचा और पापा को बुलाते हैं। तो चाचा जी आने के बाद कहते हैं, यह कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं, रिश्ता करते हुए थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। तो संजय को और गुस्सा आ जाता है। मधु के पापा क्या कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में संजय बोले, अपनी बेटी को ले जाइए। तो मधु के पापा कहते हैं, बेटा उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कहा था सब बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मधु के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, पर इसे भी एक बात माननी पड़ेगी। अगर इसको मेरे साथ रहना है तो मायके से नाता तोड़ना पड़ेगा। फैसला इसका है। हाँ, यह यकीन दिलाता हूँ कि मैं इसको कभी कोई कमी नहीं रखूँगा और ना ही इसके प्यार और सम्मान में कोई कमी आने दूँगा। तो मधु के पिता कहते हैं, बेटा ऐसा अन्याय मत करो। देखिए, मैं इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, फैसला इसका है। मधु कभी अपने पति तो कभी अपने पिता की तरफ देखती है और सोचती है, आज अगर मैं यह घर छोड़कर चली गई तो मेरे मम्मी पापा टूट जाएंगे। 2 छोटी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी है पापा पर। बहुत सोचने के बाद वह अपने पापा के पास खड़ी होकर कहती है, पापा शायद मेरे मायके से इतना ही साथ था, मुझे पता है मैं आपके साथ पास रहूं या दूर, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं अपने ससुराल में ही रहना चाहती हूँ। तो उसके पापा आंखों में आंसू लिए वापस लौट जाते हैं। मधु घर के अंदर आ जाती है। दूर खड़ी सासू माँ सब देख रही थी, पर पति और बेटे के सामने कुछ बोल नहीं पाई। पर वह समझ रही थी बहू और उसके माँ बाप पर पहाड़ गिरा है। मधु अपने कमरे में जाकर जी भरकर रोई। फिर उसने अपने मन को समझा लिया। फिर वह धीरे धीरे ससुराल में रमने लगी। संजय भी उसका बहुत ध्यान रखता था। सास बहू का भी आपस में बहुत लाड़ था। तीज त्योहार आते तो मधु के मन में कसक उठती तो अकेले में रो लेती। शादी को 8 महीने हुए तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसने अपनी सासू माँ को बताया तो उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा करा। संजय तो सुनते ही खुशी से झूम उठा। मधु का आज अपनी माँ से बात करने का बहुत मन कर रहा था, पर उसने फ़ोन नहीं किया क्योंकि वह अपने वादे से नहीं हटना चाहती थी। धीरे धीरे समय सरकता रहा। मधु नए नए अनुभवों से गुजर रही थी। अपनी सासू माँ से सारी बातें शेयर करती, पर मन को कितना समझाओ, जन्म देने वाली माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। समय आने पर मधु ने एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अपनी नन्ही सी परी को देख संजय तो बावला हुआ जा रहा था। 2 दिन बाद नर्सिंग होम से छुट्टी लेकर मधु घर आ जाती है। अब तो संजय को जैसे अपनी बेटी को गोदी में लेने के सिवाय कुछ काम ही नहीं रहा। इतने में घर में रहता, क्या मजाल कोई और गोदी में ले ली। बिटिया का नाम रखा खुशी। संजय कहते हैं मेरी बेटी नहीं, मेरी जान है जान। खुशी मम्मी पापा दादा दादी सबकी लाडली थी। धीरे धीरे खुशी बड़ी होने लगी। अब वह 1 साल की होने वाली थी। उसके जन्म में 10 दिन बाकी रह गए थे। खुशी अब थोड़ा थोड़ा चलना सीख रही थी तो मधु ने उसके पैरों में खूब सारे घुंघरू वाली पाजेब पहना दी। जब वह ठुमक ठुमक कर चलती तो घुंघरू बजते सारे घर में संगीत की लहर फैल जाती। संजय और मधु दोनों खुशी के जन्म की तैयारी में लगे थे। संजय मेहमानों की लिस्ट बना रहा था और उसने मधु के मायके में से किसी का भी नाम नहीं लिखा था। मेहमानों की लिस्ट को देखकर मधु अपने कमरे में चली जाती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। संजय ने अपने कहे वादे के अनुसार प्यार, मान सम्मान, पैसे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी थी, पर मायका तो एक औरत के जीवन में क्या मायने रखता है वह ही समझ सकती है। मधु की सास दूर खड़ी देख रही थी। उनसे अपनी बहू का रोना देखा नहीं जा रहा था और उन्होंने सोच लिया अब तो मैं बहू को मायके का सुख दिलवा कर रहूँगी, और वह योजना बनाने लगी। अगले दिन मधु की सासू माँ कहने लगी, बहू मैं खुशी को लेकर पार्क जा रही हूँ। ठीक है माँ जी, इतने तुम रात के खाने की तैयारी कर लो, संजय भी ऑफिस से आने वाला होगा। और वह खुशी को लेकर पार्क में चली जाती है। समय देख कर के संजय ऑफिस से आ गया होगा। घर के मेन गेट पर आकर मधु को आवाज़ देती है, बहू कहाँ है? तो संजय बाहर आ जाता है। क्या हुआ माँ? और खुशी कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैं पार्क में बेंच पर बैठी थी, इतने में मेरी सहेली आ गई। 5 मिनट उससे बात करने लगी, इतनी देर में पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मिली नहीं। सारी जगह ढूंढ लिया, मुझे तो डर लग रहा है कहीं कोई उठाकर तो नहीं ले गया उसे। जो संजय माँ के सामने आज तक कभी ऊंची आवाज़ में बोला तक नहीं था, वह एकदम से उन पर चिल्ला पड़ता है, माँ आपको अनुमान भी है आपकी लापरवाही का क्या नतीजा हो सकता है? फिर दौड़कर पार्क की तरफ भागता है। सारे पार्क में खुशी को ढूंढता है। पागलों की तरह कभी पेड़ के पीछे कभी बेंच के नीचे खुशी खुशी चिल्लाता है। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मधु भी रोई जा रही थी। थोड़ी देर बाद पड़ोस की एक आंटी आती है। खुशी उनकी गोदी में होती है। मधु से पहले संजय खुशी को भागकर गोदी में ले लेता है और पागलों की तरह उसको अपने सीने से लगा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, आंटी खुशी आपके पास कैसे आई? तो संजय की माँ कहती है, मैंने दिया था थोड़ी देर संभालने के लिए। पर क्या? पर क्यों? मैं आपको क्या मिला अपने बेटे को इतना परेशान करके? तो वे कहते, बेटा तुम्हारी बिटिया तो अभी 1 साल की भी नहीं हुई और तुम उसे इतना प्यार करते हो। जिन माता पिता ने अपनी बेटी को पाल पोस कर तुम्हें सौंप दिया, उन पर क्या बीती होगी तुमने कभी सोचा? मान लिया उनकी गलती थी, तुम्हें गुस्सा भी आया था, पर क्या इतने दिनों में तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ? तुमने कभी मधु के बारे में सोचा? तो संजय अपनी बेटी को लेकर अंदर चला जाता है। मधु अपनी सासू माँ से कहते, माँ जी मैं खुश हूँ, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। बहू मैंने बेटी को जन्म नहीं दिया, पर किसी की बेटी तो हूँ, साथ में एक औरत भी हूँ। तुम ऊपर से कितनी खुश दिखती हो, पर मुझे पता है अपने माता पिता और भाई बहनों को कोई नहीं भूल सकता। फिर दोनों अपने काम में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद संजय अपनी माँ और मधु को आवाज़ देता है तो दोनों किचन से बाहर आ जाते हैं। माँ यह मैंने खुशी के जन्म पर बुलाने वाले मेहमानों की लिस्ट बनाई है, देख लेना कोई रह ना गया हो। और अपने कमरे में चला जाता है। मधु उसकी सासू माँ एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर लिस्ट खोलकर देखने लगती हैं तो खुशी के नाना नानी और मौसियों के नाम सबसे ऊपर थे। मधु की आंखें बहने लगती हैं। बस बहू अब वो नहीं, बहुत बहा ली आंसू, अब तो खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। और अपनी पोती गोदी में लेकर कहती है, खुशी तेरे जन्म पर तेरे नाना नानी और मौसियाँ भी आ रही हैं।
मधु कमरे में जाकर संजय के गले लग जाती है तो वह कहता है, मधु हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मधु को कसकर बाहों में भर लेता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।